Assalamu alaikum. Welcome to this course Web Programming Languages. My name is Israr Ali and I'm your teacher in this course. ये जो कोर्स है हमारा वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आज इसके बारे में समझेंगे। बेसिकली ये 3+1 क्रेडिट आवर के साथ ही कोर्स ऑफ़र हुआ है, यानी कि एक इसमें थ्योरी है और लैब है। तो लैब आपकी अलग से ऑफ़र होगी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्योरी तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये कोर्स वैसे तो आप खूब पढ़ने के बाद इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने के बाद ही आप इस कोर्स को रजिस्टर करवाएं। इस कोर्स के अंदर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट्स किस तरीके से डेवलप की जाती हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये वेबसाइट्स होती क्या हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लें जनाब कि जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं या जो बन रहे हैं उनको डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं आपके पास डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स, या जिनको आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस कहते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बनने के बाद बाकायदा इंस्टॉल होते हैं, जैसे MS ऑफिस है या नोटपैड है या MS या वर्ड है या विजुअल स्टूडियो है या कोई और सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है। ये इंस्टॉल करते हैं बाकायदा ना, इनका सेटअप होता है। इनकी डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट होती है और डिफरेंट तरीके से इनकी डेवलपमेंट की जाती है, डिप्लॉयमेंट की जाती है। अच्छा, एक होते हैं आपके पास जिनको आप कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि इनको रन होना होता है मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो इनके लिए आपको एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए, डिफरेंट नॉलेज चाहिए। फिर तीसरी जो कैटेगरी है ना, वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि जिनको आप आसान अल्फाज में वेबसाइट्स कहते हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं इनको डेवलप करने के लिए कुछ डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। ये ब्राउज़र पे रन होती हैं, कभी किसी भी के पास इंस्टॉल नहीं होती हैं। आपको गूगल रन करना है तो गूगल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको फेसबुक एग्जीक्यूट यूज़ करना है तो फेसबुक इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ब्राउज़र पे जाके URL लिखते हैं, वो वेब पेज आपके सामने आ जाता है। ठीक है, फिर ये जो तीनों आपके पास प्लेटफॉर्म हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट होती है, इसमें भी डिफरेंट आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स एंड लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। यानी आप ये काम जावा में भी कर सकते हैं, C# में भी कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड में भी बना सकते हैं, आईफोन बेस्ड भी बना सकते हैं, विंडोज़ बेस्ड भी बना सकते हैं। वेबसाइट PHP में भी बनती है, ASP.NET में भी बनती है, JS में भी बनती है, Node.js में भी बनती है, और भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर भी वेबसाइट बन जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं, लेकिन ओवरऑल कैटेगरीज यही 3 है कि या तो वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, या वो कोई वेबसाइट है, या वो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर हम जो कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे, यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है? यानी कि वेबसाइट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस का अलग कोर्स है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन का अलग कोर्स होता है। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास, इनके हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम ज़रा आउटलाइन के ऊपर वापस आते हैं। तो एक वेबसाइट की अगर हम बात करें तो भाई मिसाल के तौर पे ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, और इस कंप्यूटर के अंदर ये मेरा ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र के अंदर मैं करता ये हूँ कि यहाँ एड्रेस बार में जाके कोई एड्रेस लिखता हूँ। ब्राउज़र से मुराद क्रोम, फायरफॉक्स, कोई एड्रेस लिखा, गो प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, तो वेब पेज मुझे यहाँ नज़र आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। अब एक यूज़र जो देखता है उसको तो यही नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे हो क्या रहा होता है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ जब आप इस पेज को देख रहे हैं ना, तो वेब टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं क्लाइंट। क्या कहते हैं? इसे वही क्लाइंट कहते हैं।
क्लाइंट वो सिस्टम होता है जहां पर आप वेब पेज व्यू कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन अच्छी तरह समझ लें कि ये जो वेब पेज होता है ना, ये क्लाइंट के सिस्टम में फिजिकली स्टोर नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर एक डॉक्यूमेंट बनाऊं और सी ड्राइव में सेव कर दूं, तो उसको ओपन करने के लिए क्या इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है? ऐसे ही ओपन कर लूँगा ना मैं, वो तो ऑफलाइन अवेलेबल है मेरे पास। लेकिन वेब पेज मुझे देखने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो असल में होता ये है कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो वेब पेज है जो मुझे देख रहा हूँ मैं, ये सिस्टम की हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होता, बल्कि एक और सिस्टम की हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और आपका सिस्टम उस सिस्टम से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है। इस सिस्टम को हम वेब टर्मिनोलॉजी में सर्वर कहते हैं। सर्वर वो सिस्टम है, वो कंप्यूटर है जिसमें आपका वेब पेज फिजिकली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। होता क्या है कि क्लाइंट से जब भी आप एड्रेस लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहां से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। क्या जाता है भाई? रिक्वेस्ट जाती है। क्लाइंट क्या करता है, सर्वर क्या करता है कि इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जनरेट करता है रिस्पॉन्स, जो कि वापस इधर आता है क्लाइंट के पास। ये यहां पर आ गया जनाब रिस्पॉन्स। फिर ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये वेब पेज पे दिखा दिया जाता है, वेब ब्राउजर पे दिखा दिया जाता है एज अ वेब पेज। तो यानी कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर में प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट होता है और फिर वापस आ जाता है ये कहाँ पर? क्लाइंट के पास। क्लाइंट उसको डिस्प्ले करवा देता है। तो इस तरह आपके सामने एक वेब पेज आता है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लाइंट साइड पर होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्वर साइड पर होती हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, क्लाइंट का क्या क्या काम है। क्लाइंट की अगर हम बात करें ना, तो क्लाइंट का सबसे पहला काम ये है, बल्कि मैं यह नोट पैड में लिख देता हूँ, जो चीज़ें क्लाइंट साइड पर होती है ना, कहलाती हैं क्लाइंट साइड टास्क, और उनको करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो कहलाती हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। इसी तरह जो चीज़ें सर्वर साइड पर होती हैं वो कहलाती हैं सर्वर साइड टास्क, और उनको करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो कहलाती हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस। अब क्लाइंट साइड टास्क क्या क्या है, अगर इस डायग्राम को सामने रखें आप, तो सबसे पहला काम जो क्लाइंट पे होता है ना भाई, वो होता है भाई रिक्वेस्ट को सेंड करना, या मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं, सेंड रिक्वेस्ट, ये काम क्लाइंट करता है। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा काम जो है ना वो सर्वर साइड पे होता है। यहां से रिक्वेस्ट चली गई, इधर आई, सर्वर क्या करेगा? रिसीव करेगा। किसको? रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। ठीक है, फिर ये करता ये है कि ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, इसको प्रोसेस करता है। फिर जनाब मजीद ये करता है कि इस रिक्वेस्ट को, इसको प्रोसेस करने के बाद ये फिर जनरेट करता है रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन रिक्वेस्ट। जैसी रिक्वेस्ट होगी ना वैसा रिस्पॉन्स जनरेट होता है। मिसाल के तौर पे गूगल पे अगर मैं सर्च करूंगा HTML, तो HTML का रिस्पॉन्स आएगा। अगर मैं CSS सर्च करूंगा तो CSS का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, फिर ये यहां से रिस्पॉन्स को सेंड कर देता है सर्वर। ये रिस्पॉन्स जब यहां से वापस निकलता है, यहां से वापस आता है, तो ये आता है क्लाइंट के पास। क्लाइंट क्या करता है, फिर क्लाइंट इसको रिसीव करता है, रिस्पॉन्स, और फिर एट द एंड वो करता ये है कि इसको डिस्प्ले कर देता है, यानी कि रिस्पॉन्स को।
तो ओवरऑल ये 7 टास्क मैंने आपके सामने रखे हैं। ये जो 7 टास्क मैंने आपके सामने रखे हैं, इसमें से कुछ क्लाइंट साइड के हैं और कुछ सर्वर साइड के हैं। सही है, मतलब इससे ज़्यादा ही होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एक समझ लें हेडिंग करके बनाए हैं, क्योंकि डिस्प्ले रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है, ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक टास्क है। अब इसमें ये समझ लें कि ये जो सेंड रिक्वेस्ट वाला काम है ना, और रिसीव रिस्पॉन्स वाला काम है, और डिस्प्ले रिस्पॉन्स वाला काम है, ये क्लाइंट साइड टास्क कहलाते हैं। और इनको करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो कहलाती हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। अच्छा, इसी तरह ये वाले जो काम है ये सर्वर साइड टास्क होते हैं। इनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिनको कहा जाता है सर्वर साइड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि कोई एक लैंग्वेज ऐसी नहीं है हमारे पास जो क्लाइंट साइड टास्क भी करते और सर्वर साइड भी करते। तो हमें कुछ लैंग्वेजेस का मिक्सचर बनाकर वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी समझ लें कि ये जो सेंड रिक्वेस्ट और सेंड और रिसीव वाले जो काम है ना, चाहे वो क्लाइंट एंड पे हो चाहे सर्वर एंड पे हो, वो ब्राउजर कर देता है। जैसे ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, तो ब्राउजर कर देगा, आपको सिर्फ यूआरएल लिखना होता है। और इसी तरह रिस्पॉन्स रिसीव करने का काम भी ब्राउजर कर लेता है। इसी तरह रिक्वेस्ट रिसीव करना और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को सेंड करने का काम भी वो हमारे एंड पे नहीं होता, डेवलपर के एंड पे। क्लाइंट पे जो काम करना पड़ता है हमें, जिसका कोड लिखना पड़ता है, वो है डिस्प्ले रिस्पॉन्स। यानी रिस्पॉन्स आ गया, अब उसको ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए जनाब जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो कहलाती हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, और वो मेनली 3 है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मेनली इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर इन लैंग्वेजेस की ना लाइब्रेरीज हैं, तो बनी तो वो इन्हीं लैंग्वेजेस में, तो वो लाइब्रेरी भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं ना। तो हमारे पास HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस यूज होती हैं क्लाइंट साइड पे। सही है। अच्छा, फिर देखें CSS की कुछ लाइब्रेरीज हैं। मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा बूटस्ट्रैप। ये असल में CSS की लाइब्रेरी है। तो इसको यूज करने का मकसद यही होता है कि आप CSS यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से jQuery, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। सही है। या Angular.js, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। या Node.js, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, टू भी चलती रहती हैं, बहुत सारी अभी नई आती जा रही हैं। अच्छा, फिर सर्वर साइड टास्क परफॉर्म करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती है ना, उनको हम कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस। वो कौन कौन सी हैं? देखें, PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, और इसकी मदद से आप सर्वर साइड टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, PHP जो है उसके बारे में आप ये समझ लें कि अगर एक पेज मैंने PHP का बनाया हुआ है ना, तो इसका मतलब उसमें 4 लैंग्वेजेस यूज हुई हैं: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। उस पेज की एक्सटेंशन .php होती है, इसलिए उसको PHP का पेज कहा जाता है। हालांकि उसमें HTML भी होती है, CSS भी होती है और जावास्क्रिप्ट भी होती है। बात समझ में आ रही है? फिर इसी तरीके से अगर मैं कहूं JSP, जावा सर्वर पेजेस, तो ये असल में इसका मतलब ये है कि इस पेज में जो सर्वर साइड टास्क परफॉर्म हुए ना, वो बाय यूजिंग जावा किए गए। जावा और जावास्क्रिप्ट टोटली अलग अलग चीजें। जावास्क्रिप्ट को जावा से वो मत करिएगा। जावा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा जो आप इक्लिप्स और नेटबीन्स में यूज करते हैं, ये वो जावा है। तो जावा से अगर सर्वर साइड टास्क परफॉर्म करवाए जाएं जावा लैंग्वेज की मदद से,
तो फिर जो पेज की एक्सटेंशन बनती है ना वो .jsp होती है, और उस पेज में 4 लैंग्वेजेस होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड जावा। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि पेज की एक्सटेंशन .jsp होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक JSP में बना हुआ पेज है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सर्वर साइड टास्क परफॉर्म करवाऊं बाय यूजिंग C#, तो इसका मतलब ये है कि मैं ASP.NET यूज कर रहा हूं। ASP.NET का मतलब है कि वेब पेज में 4 लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड C#। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? मुश्किल तो नहीं लग रही किसी को? आज फ्री की क्लास चल रही है, क्लासेस तो नेक्स्ट वीक से शुरू होंगी, तो मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। सही है? नेक्स्ट वीक से प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी। मैं आज ऐसे ही आपको बताना चाह रहा हूँ वेबसाइट्स होती क्या है और इस कोर्स में हम क्या करेंगे। सही है? तो ASP.NET से मुराद ये है कि हमें 4 चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड C#। ठीक है? तो जनाबे वाला, ये भी जहन में रखिएगा कि ये जो तीनों सर्वर साइड सॉल्यूशन है, इनमें से कोई एक यूज हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेज पे PHP भी और C# भी हो, या एक पेज पे जावा भी और C# भी हो। या तो वेबसाइट ASP.NET की होगी, या PHP की होगी, या JSP की होगी। बात समझ में आ रही? ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो वेबसाइट होती है उसके लिए 3 चीजें तो हमें लाजमी आनी ही आनी चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा फिर हमारी चॉइस होती है कि सर्वर साइड टास्क हम किस लैंग्वेज से परफॉर्म करें, आइदर PHP यूज करें कि JSP यूज करें कि ASP.NET यूज करें। जी, पर्सनल होम पेज। ठीक है? PHP, जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, वो असल में जावास्क्रिप्ट जो है ना वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये जब शुरू में आई थी ना तो उसमें ये असल में ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है ये। तो लोग इसमें ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो इसको जावास्क्रिप्ट बोलना शुरू कर दिया। ये इसका नाम पड़ गया है, इसका नाम ये था नहीं, इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था जब ये आई थी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दुनिया में 2 ही हैं, एक VB स्क्रिप्ट है और एक जावास्क्रिप्ट है। खैर, जब वो जावास्क्रिप्ट में आएंगे ना तो मैं और डिटेल से बता दूंगा। इसका नाम पड़ गया है जावास्क्रिप्ट, इसका जावा से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आप जब इसका कोड भी देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है? तो जनाब ये हमारे पास ये सूरत हाल है। तो हम इस कोर्स के अंदर क्या करेंगे? तो भाई इस कोर्स के अंदर इनिशियली हम करेंगे क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस यानी कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और फिर सर्वर साइड टास्क हम परफॉर्म करवाएंगे बाय यूजिंग ASP.NET। अच्छा, ASP.NET में भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप बाय यूजिंग ASP.NET वेब फॉर्म्स करें या ASP.NET MVC यूज करके करें। डिफरेंस ये है कि ASP.NET MVC एक डिजाइन पैटर्न को फॉलो करके काम कर रही होती है, तो वो आजकल थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ASP.NET वेब फॉर्म्स में जब हम काम करते हैं ना तो आर्किटेक्चर खुद डेवलप करना पड़ता है। MVC में बना बनाया मिल जाता है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, आर्किटेक्चर आपको मिल जाता है। यानी आप इसको इस तरह समझ लें कि जब आप, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। ASP.NET वेब फॉर्म्स में काम करना ऐसा है जैसे कि आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं। यानी आपने पहले वो बुनियाद डाली उसकी, फिर फर्स्ट फ्लोर खड़ा किया, फिर सेकंड फ्लोर, और इस तरीके से पूरी बिल्डिंग खड़ी करी। ये अप्रोच होती है ASP.NET वेब फॉर्म्स की। ASP.NEट MVC ऐसी है कि आपको एक फ्लोर बना बनाया मिल गया, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर बनाना है। बात समझ में आ रही? अब इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज देखें, ये होता है कि आपको कोई आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बना बना आर्किटेक्चर मिल गया, कौन सी चीज कहाँ रखनी है। डिसएडवांटेज ये होता है कि अब आपको वो आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ेगा।
यानी जो फर्स्ट फ्लोर में जिस तरह पिलर खड़ा होता है ना, सेकंड में भी ऐसा ही होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट फ्लोर में 4 रूम है तो सेकंड में भी 4 ही रूम होंगे। बात समझ में आ रही? तो इनिशियल लेवल पे ASP.NET MVC में काम करने का एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि अभी आपको आर्किटेक्चर लेवल का जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं होंगे और परेशानी होगी। जो आप कुछ कह रहे हैं, MVC में भी हो जाती है और वेब फॉर्म्स में भी हो जाती है, लेकिन वेब फॉर्म्स में आपको पूरा आर्किटेक्चर खुद बनाना पड़ता है। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। MVC में भी कस्टमाइज हो जाती है, लेकिन वो आर्किटेक्चर लेवल की चीज़ों पे चेंज नहीं कर सकते। कस्टमाइज असल में बात ये कि कस्टमाइजेशन आप किस चीज़ में कह रहे हैं, आर्किटेक्चर कस्टमाइजेशन कह रहे हैं या जो वेब के फीचर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं? फीचर्स तो MVC में आप लोग खुद बनाने होते हैं, और जब वो आएंगे ना उसके ऊपर MVC के ऊपर तो फिर डिटेल से बात कर लेंगे। मॉडल व्यू कंट्रोलर। अच्छा, हम इस कोर्स के अंदर जो है वो ये वेब फॉर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे और MVC के ऊपर भी बात करेंगे। इतना मैं बता दूं कि इस वक्त जो करंट ट्रेंड है मार्केट का, उसमें MVC ज्यादा पॉपुलर है, ASP.NET MVC। तो इसीलिए हम MVC पे ज्यादा फोकस करेंगे। वेब फॉर्म्स की चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई? सही है। वैसे इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, बल्कि आपको MVC में काम करना ज्यादा आसान लगेगा वेब फॉर्म्स के मुकाबले में। ठीक है भाई? तेज वेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं? चलो, तो जनाब मैं आपको ये बता रहा था कि ये हमारा बेसिकली जो वेबसाइट होती है वो किस तरीके से हमारे सामने आती है। इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज और इन्वॉल्व होती है जिसको कहा जाता है डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेस होता है, जिसको मैंने यहाँ DB लिखा हुआ है, इसके साथ इंटरेक्शन भी सर्वर साइड पे होती है। तो ये काम भी सर्वर साइड लैंग्वेज का होता है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज से आप डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते। ये C# के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट होके कर रहे होंगे, यानी यूज तो हम C# कर रहे होंगे, लेकिन हम कहेंगे कि ASP.NET पे काम कर रहे हैं। ठीक है? तो जनाब ये एक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि वेबसाइट्स। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोर्स का, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ओवरऑल कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी। तो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, इसका कोर्स ओवरव्यू क्या होगा। तो ये आपके सामने वीक वाइज एक डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। पहली वीक, फर्स्ट वीक ऑफ द कोर्स, बेसिकली इसमें हम सिंपल डिस्कस करेंगे कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सर्वर साइड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। काफ़ी हद तक हम डिस्कस कर चुके हैं और कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ये फर्स्ट वीक का हमारा यही टास्क है। नेक्स्ट वीक यानी सेकेंड वीक में हम आ जाएंगे HTML के ऊपर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है और इसके अंदर हम ब्राउज़र के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम सेकेंड वीक में देखेंगे। और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है यानी कि HTML5, वो हम यहाँ देख रहे होंगे। HTML5 के कुछ टैग्स हैं वो हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसी वीक आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाएगा रिलेटेड टू HTML, ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 होगा। फिर थर्ड वीक में हम आ जाएंगे CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, और इसमें CSS के जो सेलेक्टर्स होते हैं और CSS के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्कस होंगे। HTML के साथ यूज़ होती है ये। और CSS का जो लेटेस्ट वर्जन है CSS3, वो हम यूज़ कर रहे होंगे। CSS3 के अंदर कुछ नए एट्रीब्यूट्स हैं, सिलेक्टर्स में कुछ इन्हेंसमेंट है, वो देखेंगे। और इसी वीक आप लोगों को एक असाइनमेंट और दिया जाएगा, असाइनमेंट नंबर 2। फिर फोर्थ वीक से हम स्क्रिप्टिंग शुरू करेंगे और स्क्रिप्टिंग में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी यूज़ करके जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, यानी कि jQuery। jQuery एक्चुअली कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तो इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम जावास्क्रिप्ट समझेंगे।
लाइब्रेरी का फंक्शन आप लोगों के लिए नया नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सी लैंग्वेज में आप एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं stdio.h, तो ये वही है, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे और उसके इस लाइब्रेरी में मौजूद जिस तरह वहाँ यूज़ करते हैं सी में, इसी तरह यहाँ jQuery को यूज़ करेंगे, उसको वेब पेज से लिंक करेंगे और इसमें मौजूद फंक्शंस को कॉल करेंगे। और भी इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि जब हम पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे। 4th वीक में आपका एक क्विज़ होगा और 5th वीक से फिर हम स्टार्ट कर देंगे ASP.NET। ASP.NET में डेवलपमेंट करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप वेब फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं या MVC यूज़ कर सकते हैं, ASP.NET कोर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। इनिशियली हम देखेंगे वेब फॉर्म्स, फिर ये जो वेब फॉर्म्स होते हैं इनके हिसाब से पेज का लाइफ साइकिल क्या होता है, ये हम 5th वीक में कवर करेंगे। फिर वेब फॉर्म से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं मास्टर पेजेस, ASP.NET थीम्स, ये हम 6th वीक में कवर करेंगे। और फिर उसके बाद आपका एक क्विज़ भी होगा, क्विज़ नंबर 2, और जाहिर सी बात है इसमें ASP.NET से रिलेटेड चीज़ें होंगी। फिर एक कॉन्सेप्ट है लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं वो रन टाइम पे अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेती हैं, तो ये हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर 8th वीक में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ADO.NET को देखेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये कि कुछ कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड क्लासेस यूज़ करते हुए हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे वेब फॉर्म को। यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 3 भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपका जनाब एक 8 क्लासों की कम्बिनेशन यहाँ पर क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस और ASP.NET वेब फॉर्म से रिलेटेड हमारी डिस्कशन हो जाएगी। फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन, ये मुझे आइडिया नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में क्या सिनेरियो होगा, लेकिन मिड टर्म एग्जामिनेशन नहीं भी होता तो आपको कोई टास्क मिल जाएगा, और अगर होता है ऑनलाइन तो फिर वो जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होगा। समर में आई थिंक मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होता, तो होपफुली मेरा ख्याल है आपको कोई असाइनमेंट ही मिलेगा। ASP.NET MVC फिर हम 9th क्लास से शुरू करेंगे, और मॉडल व्यू कंट्रोलर एक डिज़ाइन पैटर्न है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ASP.NET में, तो वो हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ये टोटल डिफरेंट है वेब फॉर्म से, लेटेस्ट है, यानी ये जो वेब फॉर्म्स हैं ये तो इंट्रोड्यूस हुए थे 2002 में, MVC इंट्रोड्यूस हुई थी 2009 में, और अब इसका कोई 5th या 6th वर्जन है और काफ़ी इनहांस हो चुकी है। यहाँ पर आके अब आप लोग हमको एक कोर्स प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जमा कराने के काबिल हो जाना चाहिए आपको, लिहाजा आप एक प्रपोज़ल जमा कराएंगे कि भाई इस कोर्स के अंदर आप क्या प्रोजेक्ट जमा कराने जा रहे हैं। वो आप वेब फॉर्म में भी डेवलप कर सकते हैं, MVC में भी कर सकते हैं और ASP.NET कोर में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन उसके अंदर सर्वर साइड चीज़ें होना ज़रूरी हैं, सिर्फ क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर MVC से रिलेटेड 10th वीक में हमारी बात होगी कि उसमें कंट्रोलर्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, मॉडल क्या होता है, राउटिंग किस तरीके से होती है, और फिर आपको एक MVC से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट नंबर 4। फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन होगी एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर। ये एक ORM है और विद MVC इसको हम यूज़ करेंगे, और इसी वीक के अंदर जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी प्रोग्रेस होगी वो भी देखी जाएगी। फिर वेबसाइट को सिक्योर कैसे किया जाता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें वो हम 12th वीक में देखेंगे। फिर यहाँ से हम देखेंगे सबसे लेटेस्ट ASP.NET यानी कि ASP.NET कोर, और क्विज़ नंबर 4 भी होगा फिर आपका, और फिर जनाब ASP.NET कोर MVC ये 14th वीक में आपका आखिरी टॉपिक होगा, और यहीं पर जनाब आप ये प्रोजेक्ट की फ़ाइनल एवेल्यूशन होकर उसके भी नंबर आपको पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम है। यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब हम यहाँ ASP.NET एंड करेंगे तो उसकी डिप्लॉयमेंट देखेंगे, फिर MVC एंड करेंगे तो उसकी डिप्लॉयमेंट देखेंगे, और फिर जब कोर एंड करेंगे तो उसकी भी डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि किस तरीके से ये ASP.NET का जो वेब एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय होती है।